नमस्कार साथी, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षा छात्र, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह। आज की इस कक्षा में वीडियो में मैं आपको पीएचडी का शोध सारांश, जो शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं, यूजीसी की गाइडलाइन के तहत आपको अपनी थीसिस के पहले एक पेज में एक शोध सारांश तैयार करने की बात कही है। एक पेज में पूरी थीसिस का शोध सारांश आपको तैयार करना, उसका फॉर्मेट क्या हो, किस तरीके से हमें उसको बनाना है, लिखना है, इन सारी बातों को लेकर के आज मैं आपसे इस विषय में चर्चा करने आया हूँ। जो शोधार्थी शोध कर रहे हैं और उनका थीसिस वर्क चल रहा है, लास्ट मोमेंट पर है, उनमें से आप देखिएगा, आपको एक घोषणा पत्र आपको आपका तैयार कर, प्रमाण पत्र आपको तैयार कर, ठीक है। घोषणा पत्र में आपके लिए आप ये विचार कर लें, जो डॉक्यूमेंट्स पर आपका नाम लिखा है, नाम की जैसी स्पेलिंग लिखी हुई है, पिता का जो नाम लिखा है वही, और आपके अपने गाइड का पद, नाम, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और आपको भाग का नाम याद रखना और अपने संकाय का नाम, ये 2-3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेंगी। घोषणा पत्र में आपको घोषणा करना है कि ये मेरा मौलिक कार्य है। एक आपको फॉर्मेट दिया गया है विश्वविद्यालय, आप उस फॉर्मेट में थीसिस को क्रमबद्ध तरीके से जमाएं, और फिर प्रमाण पत्र, गाइड का प्रमाण पत्र रहेगा, इसके साथ साथ प्लेगरिज्म का प्रमाण पत्र रहेगा, साहित्यिक चोरी आदि का जो क्रम आपको बताया गया है फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आपको तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है बच्चों को कि वो सारांश किस प्रकार से तैयार, तो देखिए, जो आप जो शोध सारांश पूरा तैयार करेंगे, उस पूरे शोध सारांश में आपके लिए प्रस्तावना, पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण, पूर्व साहित्य, प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, परियोजना की सीमाएं एवं परिसीमाएं, अध्यायवार विभाजन आपको शोध सारांश में लिखना। कौन से वाले में? जो 20 पेज का आपका शोध सारांश बने, बड़े शोध सारांश। अभी मैं बड़े शोध सारांश की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं थीसिस के शोध सारांश की बात कर, यहाँ पर परियोजना की जो शोध प्रबंध है, शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमा, ठीक है। प्रस्तावित शोध प्रबंध में प्रयुक्त प्रविधि, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, परिशिष्ट, ये सारी चीजें आपको बड़े शोध सारांश में देना, जो 20 पेज का होगा। इसमें प्रस्तावना है, प्रवेश है, भूमिका। अब आप देखिएगा, आपको जो शोध सारांश बनाना है, इस शोध सारांश में आपको ध्यान रखना है आपका मुख्य विषय क्या है। यहाँ मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण स्वरूप यहाँ पर रखा है। विषय आचार्य समंत भद्र रत्न करंडक श्रावकाचार्य का दार्शनिक अध्ययन। रत्न करंडक, रत्न करंडक श्रावकाचार्य का दार्शनिक अध्ययन, ये आपका विषय है। और शोधार्थी अपने अपने विषयों ध्यान से समझ लें, देख लें, और आप शोध का विषय लिखने के पूर्व एक सावधानी सबसे मुख्य से रखें। अभी कुछ बच्चों के, शोधार्थियों के थीसिस आ रहे हैं, पीडीएफ्स आ रहे हैं, उनमें एक समस्या है। क्या समस्या है? वो जो विषय लिख रहे हैं, सारा मैटर अंदर का ठीक है, लेकिन शोध का जो टाइटल है
वो टाइटल की स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं मात्रा छूट रही है, तो जल्दबाजी, शोधार्थी जल्दबाजी ना करें, बड़े ही इत्मीनान से आप चेक करें। दूसरी समस्या क्या आ रही है कि जो आप संकाय लिख रहे हैं, संकाय का नाम ठीक तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं विभाग की समस्या आ रही है, तो कहीं कहीं आपने अपने निर्देशक का जो पद है उस पद को सही नहीं लिखा, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये कारण जो है, इन कारणों के कारण आपके थीसिस को फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा, आप वाइंड अप करा लेंगे। तो ये विशेष सावधानी आप बरतें, विभाग का नाम, इसके साथ साथ आपके रिसर्च गाइड जो है, गाइड का पूरा नाम, उनकी स्पेलिंग, उनका पद, उनका विभाग, ये सारी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर विश्वविद्यालय का नाम, ये सारी बातें आपको ध्यान। चलो अब हम चलते हैं कि शोध का सारांश हमें किस प्रकार से तैयार करना है एक पेज पर, ठीक है ना। आपको एक पेज पर कैसे तैयार करना है मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के रूप में। देखिए, आपको अपनी थीसिस में एक ब्लैंक पेज लेना, ठीक है ना, एक ब्लैंक पेज, यहाँ पर शोध का शीर्षक जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप, यहाँ आपका शोध शीर्षक जाएगा, टाइटल, रिसर्च टाइटल, यहाँ टाइटल चला जाएगा। जैसे कि हमारा जो टाइटल था, उस टाइटल में यहाँ ये विषय जाएगा, ये ध्यान रख, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, यहाँ टाइटल जाएगा आचार्य समंत भद्रकृत रत्न करंडक श्राप का 4 का दार्शनिक अध्ययन, ठीक है। इसके बाद इसी के नीचे जाएगा शोध प्रबंध का सारांश, क्या लिखेंगे, शोध प्रबंध का सारांश। देखिए, लैंग्वेज आपकी हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में यहाँ पर अपना टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर शोध का सारांश लिखें, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अब आपको करना क्या है, आपके जो अध्याय हैं उन अध्यायों का विभाजन आपको याद रखना है। आपके जितने अध्याय हैं आपके शोध में, शोध प्रबंध में, 5 अध्याय कम से कम, अधिकतम 6, 7, 8, ठीक है। जो भी आपके विषय के अनुरूप जो अध्याय आपने बनाए हैं, आपने जो सिनॉप्सिस में दिए हैं अध्याय और अध्यायों के नाम दिए, वो टाइटल आपको याद रखना, क्या रखना है, याद रखना। इसमें 2 तरीके हैं, शोध सारांश को, शोध प्रबंध के शोध सारांश को लिखने के 2 तरीके। देखिए, एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से लिखें, इस तरीके से, यहां पर आपको अध्याय लिखना है, यहां अध्याय 1 ऊपर, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम यहां पर लेसन 1 लिखें, यहां अध्याय 1 और उसका सारांश यहां आएगा। एक तरीका एक है, एक तरीका ये है कि अध्याय यहां लिखें और उसका सारांश यहां लिखें, फिर अध्याय 2 उसका सारांश यहां, अध्याय 3 सारांश यहां, अध्याय 4 सारांश यहां, ठीक है ना। अथवा यहां साइड पे अध्याय 1 लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इस तरीके से आपको लिखना है और इसका सारांश। अब ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब शोध प्रबंध का सारांश कैसे लिखें, ये बहुत बड़ी समस्या। शोधार्थी के मन में प्रश्न आता है कि हम शोध का सारांश क्या लिखें। देखिए, आप शोधार्थी हैं और आपने पूरा थीसिस आपने लिखा, आप बधाई के पात्र, शुभकामनाएं आपको कि आप अपनी थीसिस विश्वविद्यालय में समय से
जमा करें और सारे सर्टिफिकेट्स जो मूलभूत आवश्यक हैं, चाहे वह प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट्स हो अथवा 2 शोध पत्रों के सर्टिफिकेट हों, 2 सेमिनार के सर्टिफिकेट्स हों तथा अन्य जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके रिसर्च गाइड का सर्टिफिकेट है, नोड्यूज है, साथ में आपका 2 शोध पत्र आपको पीछे सबसे लास्ट में थीसिस के पीछे लगाना है पूरी जानकारी के साथ। 2 सेमिनार के सर्टिफिकेट भी आपको थीसिस के पीछे आपको लगाना है। शोध सारांश की एक 20 पेज की एक फाइल बनाना है आपको, ठीक है ना, और एक शोध सारांश थीसिस का थीसिस में ही रहेगा। अब आप देखिए, आपको जो समस्या आ रही है कि हम शोध का सारांश कैसे लिखें। देखिए, विषय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी सिनॉप्सिस को सामने रखें, शोध कार्य की रूपरेखा को आप सामने रखें, प्रस्तावित रूपरेखा जो है उसको रखें, फिर आप अपनी थीसिस को रखें। आप पहली अध्याय पर काम करते हैं, प्रथम अध्याय पर काम कर रहे हैं, प्रथम अध्याय का टाइटल आप पढ़ें, उस टाइटल को आप व्यवस्थित लिखें, जो भी आपका टाइटल है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि जैसे कि यहाँ पर हमने टाइटल बनाया आचार्य समंतभद्र का परिचय या ग्रंथकार का जीवन वृत्त का विस्तृत विवेचन। ये टाइटल कुछ भी हो सकता है, ये तो उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी भाषा क्या होगी? तो यहाँ पर भाषा ये है कि प्रस्तावित शोध प्रबंध के इस अध्याय, क्या प्रस्तावित है ये, ठीक है, शोध प्रबंध के इस अध्याय में, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावित शोध प्रबंध या शोध प्रबंध के इस अध्याय में या फिर शोध प्रबंध के प्रथम अध्याय में ग्रंथकार के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है, जिसके बिंदु इस प्रकार हैं। अब बिंदुओं में आप जन्म है, माता पिता है, उनका पारिवारिक परिचय है, शैक्षणिक परिचय है, कृतित्व वाला परिचय, ये सामान्य रूप से आप प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर आप देखेंगे कि इस अध्याय में ग्रंथकार के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जन्म है, शिक्षा है, परिवार है, विवाह है, अथवा उनकी कुछ विशेषताएं हैं या उनका सांस्कृतिक व्यक्तित्व है, तो इन सब बातों को जो बिंदु आपने प्रथम अध्याय में बनाए हैं, उन बिंदुओं को बिंदु मुख्य शीर्षकों को और उप शीर्षक अगर आवश्यक लगे आपको तो इसमें मुख्य शीर्षकों को आपको लिखना है और मेन जो हेडिंग है उन मेन हेडिंग्स को आप इसमें लिखें। उप शीर्षकों को आप अगर आवश्यक लगे तो आप लिख सकते, क्योंकि आपको केवल एक पेज में ही पूरा सारांश लिखना है पूरे अध्याय। एक प्रथम अध्याय हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से द्वितीय, देखिए द्वितीय अध्याय को मैंने किस तरीके से बनाया है कि शोध प्रबंध में की प्रस्ताव शोध प्रबंध के प्रस्तुत अध्याय में, ठीक है, क्योंकि इसमें कृतित्व की बात करना है, तो प्रस्तुत अध्याय में ग्रंथकार की कृतियों का परिचय जो हमने दिया है, यथा ग्रंथकार के संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, उनके विविध विधाओं से संबंधित साहित्य का परिचयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसमें कृतियों का आद्यंत परिचय देना अनिवार्य होगा। ये आपको लिखना है, उसमें आद्यंत परिचय आपको देना है। उनमें कुछ कृतियों के नाम आप लिखते हैं कि यथा जो आपकी प्रमुख कृतियां हो, जैसे कि आचार्य समंतभद्र स्वामी जी का रत्नाचार है, भरत स्वामी स्तोत्र है, स्तुति विद्या है, देवागम स्तोत्र है, युक्त अनुशासन है, जीव सिद्धि है, तत्वानुशासन है, गंधहस्ती महावंश। इनका विविध पक्षों के साथ में, वैशिष्ट के साथ में, समीक्षा के साथ में वर्णन किया गया है। ये द्वितीय अध्याय का आपका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम तृतीय अध्याय की बात कर लें, ठीक है ना। तृतीय अध्याय में
भारतीय दर्शन का उद्भव एवं विकास, क्योंकि ये टाइटल मैं दे रहा हूं यहाँ, आपकी टाइटल जो होंगे आपको उस बात का ध्यान रखना है। तो भारतीय दर्शन का संपूर्ण परिचय, उद्भव, विकास तथा विविध आयामों को इस अध्याय में संबोधित किया गया है। भाषा ये होगी, यथा संस्कृत साहित्य प्राकृत साहित्य की दर्शन शास्त्रीय परंपरा का परिचयात्मक व शोधपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय दर्शन का अध्ययन परिचय दिया गया है। ये अपन को लिखना है। कुछ उनकी कृतियों में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आपको कोड करना है, ठीक है ना। इसमें उद्भव एवं विकास, इतिहास का अध्ययन विवेचन किया गया है, जिसमें वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, नास्तिक, आस्तिक, इन दर्शनों का विशेष विविध ग्रंथों के साथ में विविध ग्रंथों के साक्ष्यों के साथ में आचार्य समंतबद्ध के ग्रंथों का समीक्षात्मक अध्ययन इसमें, ठीक है ना, ऐसा अपन लिख सकते। क्योंकि यद्यपि ये दर्शन शास्त्र की है, इसमें दर्शन शास्त्र की परंपरा आएगी और इसमें इनके ग्रंथों का दर्शन जो हमें प्रस्तुत करना है, उस बात को करना है। अब आप देखिए, एक दार्शनिक पूरा यहाँ उद्भव दे दिया हमने। अब यहाँ पर आचार्य समंतबद्ध स्वामी के जो ग्रंथ है, ग्रंथवार जैसा आपने थीसिस में लिखा है, उसी क्रम के अनुसार आपको इस अध्याय में जब शोध सारांश आप लिखेंगे, शोध सारांश को लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके चौथी अध्याय का, चतुर्थ अध्याय का, फोर्थ लेसन का आपका प्रत्येक बिंदु स्पर्शित हो जाए। तो चयनित कृति में या फिर इस अध्याय में दार्शनिक तत्वों का परिचय, शोधात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसके बिंदु वर्ण विषय के आधार पर निर्मित हैं, या ये भी इस प्रकार, जैसे कि धर्म, रत्नत्रय, सप्ततत्व, कर्म, नय, संलेखना, प्रमाण, आचार, स्याद्वाद, ध्यान, भावना, समाधि, पुण्य, पाप, व्रत, गुणस्थान, आत्मा, मोक्ष और मोक्ष, इन सब बातों का इसमें इन बिंदुओं पर विचार किया गया है, शोधात्मक विचार किया गया। इन शब्दों की टेक्नोलॉजी है प्रयोग करनी शोध ग्रंथ में, शोधात्मक, समीक्षात्मक, अनुशीलन किया गया है, परिशीलन किया गया है, परिचय किया गया है, वर्णित किया गया है, ठीक है, गुम्फित किया गया है, ये सारे शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, ठीक है। पांचवा अध्याय, अगर किसी का पांचवा अध्याय उपसंहार, तो इस उपसंहार में अब आपको क्या करना है, संपूर्ण जो आचार्य समंतभद्र का दर्शन है, दर्शन के सिद्धांत, साथ में आपने पूर्व की 4 अध्यायों में आपने जो विषय वर्णित किया वो लिखना है। साथ ही साथ समंतभद्र महाराज का साहित्य में स्थान आपको तय करना है। भाव पक्ष, कला पक्ष, उनका वैशिष्ट, उनका वैदुष्य, उनका पांडित्य, जो भी आपने वर्णन किया है, अन्य अध्यायों का जो निष्कर्ष आपने निकाला, उस निष्कर्ष को आपको उपसंहार में लिखना है कि उपसंहरति, तो उपसंहार में ये बात आपको करना है कि समस्त अध्यायों में जो वर्णन है, उपसंहार में यहाँ पर आचार्य समंतभद्र जी के व्यक्तित्व, कृतित्व का वैशिष्ट प्रस्तुत किया गया है, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का, दर्शन का, दर्शन वैशिष्ट का, उनकी समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों में हम देखते हैं कि शोध का सारांश
किस प्रकार से तैयार करना है आपको, तो आप इस बात को समझ गए हो कि आपको संपूर्ण शोध ग्रंथ को आपके समक्ष रखना है। संपूर्ण शोध ग्रंथ के बिंदुओं का, मुख्य बिंदुओं का, उप बिंदुओं का पूरा उपग्रहण इसमें हो जाना चाहिए। जो बृहद है उसको संक्षेपीकरण करके इसमें आप क्रमवार से लिखें। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि एक तो आप अध्याय का नाम ऊपर लिखें, सारांश नीचे लिखें, एक तरीका। अध्याय का नाम पेज के साइड में लिखें और यहाँ पर उसका सामने फ्रंट में सारांश आप लिख दें। तो इस तरीके से आपको शोध का सारांश, जो कि शोध प्रबंध का सारांश है, आपको इस तरीके से शोध प्रबंध का सारांश आपको लिखना है। रही बात बड़े सारांश की, क्योंकि ये एक पेज पे ही लिखना है, तैयार करना है, तो आप तैयार करके रख लें। बड़े सारांश के ये बिंदु मैंने आपको बताए थे। तो 20 पेज का सारांश का शोध संक्षेपिका आपको तैयार करना है। इसमें प्रस्तावना, उद्देश्य, महत्व, पूर्व शोधकार, प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, योजना, परिसीमाएं, आप कुल मिला करके अपनी सिनॉप्सिस को सामने रख लें और सिनॉप्सिस में कुछ उसमें जो आवश्यक तत्वों की जो कमी थी उन तत्वों को इसमें रख दें, भर दें, फिल कर दें। आपका शोध सारांश पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप अपने इष्ट मित्रों को, शोधार्थियों को आप शेयर अवश्य करें, जिससे उनकी शोध यात्रा सुगम बन सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।